किसी की सैलरी 1 लाख है तो आप किस हिसाब से खर्च करते, सेव करते, निवेश करते? तो आपको पहली सैलरी से आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर देनी। तो आपको कोशिश करना है कि 20 से 30% बचाइए अपनी सैलरी का। 20% अगर लाख का है तो कम से कम 10,000 रुपये जरूर बचे। कार में मेरा मानना है कि कार आपको खरीदना ही नहीं है। तो अगर अरेंज मैरिज भी है तो लड़की वाले पहले देखेंगे लड़के के पास गाड़ी है कि नहीं है। मेट्रो सिटी में स्पेशली आप रह रहे हैं तो गाड़ी नहीं है तो आधा मामला तो वहीं डाउन हो जाता है। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा, आपको लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है या तो ये जितने हमारे शौक हैं वो किफ़ायती जीवन में कैसे पूरे होंगे? सेविंग के लिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा। कि सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी, फिर कहा जिंदगानी कर रही तो फिर जवानी कहा। तो इस फलसफे पे जो लोग चल रहे हैं तो आपकी बात समझ पाएंगे, ये आपको यकीन है? 50 साल के बाद आपके पास क्या पैसा रहेगा? अगर आप अभी से नहीं सोचते हैं तो फिर गलती कर रहे हैं। फर्स्ट जो है 5 साल कम से कम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। 38 के बाद जब आपने घर ले लिया, होम लोन ले लिया, EMI जानी शुरू हो गई तो प्लॉट वाला निवेश इसके बाद का है? नहीं, प्लॉट आप पहले भी कर सकते हैं। अपने जिस घर में रह रहे हैं वो आपका कैपिटल है ही नहीं। मैं डाउन पेमेंट कितना करूं और कितना मैं लोन लूं? 20% डाउन पेमेंट कीजिए और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं जो अभी निवेश की शुरुआत करने जा रहा है उसके लिए क्या ये सोना चांदी बहुत महंगा तो नहीं हो गया? टाइमिंग कभी कर ही नहीं सकते, आपको एंट्री करना है, ऑलवेज कीजिए। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास है, उसके बाद भी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना है क्या? अपना अपना होता है, कंपनी में कल को बदल गया। जब अमेरिका जैसी इकोनॉमी के ऊपर इतना कर्ज है तो भारत की इकोनॉमी आप किधर जाते देख रहे हैं? मैं कितना परसेंट एक्सपेक्ट करूं मार्केट से मुझे मिले और कितना परसेंट एक्सपेक्ट करूं कि मुझे सोना और चांदी से मिले? 14% से नीचे अगर आपको मिल रहा है हाँ। चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। अब सर आज मुझे बात करनी है मिडिल क्लास की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी हो इसके ऊपर, क्योंकि मैं बहुत सुन चुकी हूँ आपकी नॉलेज के बारे में भी और ये भी कि वो कितनी अलग होती है। मतलब बाकी एक्सपर्ट शायद अगर मुझे बताएं कि होम लोन कैसे लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, क्या कार लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पर आपके बारे में मैंने सुना है कि आपकी राय हमेशा सबसे अलग होती है। तो वह अलग राय जानते हुए सबसे पहले मिडिल क्लास, मेरा ये मानना है कि उसके हाथ में पैसा इतना कम होता है सर कि वो क्या खर्च करे, क्या बचाए और उस बचाए हुए में से क्या निवेश करे, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं आज हम शुरू में ही सेट कर लेते हैं कि 1 लाख रुपया सैलरी मेरे व्यूअर की है जो इस समय आपको देख रहा है, या आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो 50,000, 25,000, आपकी जितनी भी सैलरी है, क्योंकि 1 लाख की कैलकुलेशन मुझे लगता है ईजी होती है, तो हम वैसे शुरुआत करते हैं। तो अगर लेट्स से किसी की सैलरी 1 लाख है आपकी होती तो आप किस हिसाब से खर्च करते, सेव करते, निवेश करते? देखिए, पहला तो ये है कि आपको जो है ना एक पैसे जो इन्वेस्टमेंट के लिए है उसको आपको निकाल कर रख लेना है। वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 10% कोशिश कीजिए। अगर लाख का है तो कम से कम 10,000 रुपये ज़रूर बचत कीजिए। अगर 20% करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीका। लेकिन इसमें हम सबसे पहले ये बता देते हैं कि लाख तो आप देर से पहुँचेंगे वहाँ सैलरी पे। जब आप 25 साल के आसपास अमूमन आजकल लोग नौकरी ले लेते हैं, जो भी है आजकल जो इंजीनियर वगैरह बनते हैं जो भी है, तो आपको पहली सैलरी से आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर देनी है, थोड़ा थोड़ा, मतलब जो भी है। और पहली सैलरी में जैसे अगर 25 से 30 साल तक हैं तो आपको कोशिश करना है कि 20 से 30% बचाइए अपनी सैलरी का। 20% ये मान के चलिए आपको नौकरी हुई नहीं है, बेरोजगार हैं आप, और आप उसमें से बचाइए और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट का तरीका ये होता है कि आप जो है म्यूचुअल फंड लीजिए या ETF लीजिए। वैसे म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ETF में एक रिटर्न जो होता है एक फिक्स होता है, जो भी है 15%, अगर 14% दिया अगर निफ्टी ने तो उतना ही आएगा। लेकिन ETF जो है अलग अलग फंड मैनेजर का अलग अलग होता है, वो आपको एक्सपर्ट बता देंगे। वैसे फ्लैक्सी अगर आपको एक भी लेना है तो एक फ्लैक्सी ले लिया आपने। फ्लैक्सी क्या होगा कि वो मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ अपना करता रहेगा। कोई भी फ्लैक्सी आप देख लीजिए, तो उस हिसाब से जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए पहले दिन से, जितना पैसा हो सके। तो और दूसरी बात कि उस समय आपको आईफोन नहीं खरीदना है,
है ना, आपको गाड़ी नहीं खरीदनी है, ये सब चीज़ को भूल आप जाना है। यंगस्टर को बोल रहे हैं आईफोन नहीं खरीदना, गाड़ी ना नहीं ना ना, खरीदनी? बिल्कुल नहीं खरीदना है। तो क्योंकि आईफोन खरीदोगे आप तो आपका लाख रुपया चला गया उसमें, हाँ। वो फालतू हो गया आपका। मतलब आपको जो सैलरी मिल रही है, मान लीजिए सपोज कि आपको 30-35 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिल रही है, उसमें से आपको तो 3 महीने का सैलरी आईफोन ले गया जो है, और आपको टैक्स वैक्स कटने के बाद 4 महीने का सैलरी ले गया, तो आप 4 महीने गरीब हो गए, है ना। आप उस 4 हज़ार को, आप उस 4 महीने का जादू जो है, और उसको आप पैसे को लगाते जाइए और उसको इन्वेस्ट करते जाइए, और कोशिश कीजिए कि हर साल 10% बढ़ा दीजिए उस पैसे में से। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सपोज कि 10,000 रुपया पर मंथ कर रहे हैं, तो आपको अगले साल से उसमें 10% बढ़ा देना है, यानी 11,000 रुपया करके करना है। वो बड़ा ज़बरदस्त का जादू हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अब उसका कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है कि 10,000 रुपये आपने किया और आपका ये 3 करोड़ के आसपास हुआ, और आपने 10% बढ़ा दिया तो ये 6 करोड़ हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो वो चीज़ होता है। तो बिल्कुल नए बच्चों को शुरू कीजिए, इन्वेस्टमेंट जितना हो सके ज़्यादा कीजिए। उसके 30 के बाद शादी हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट स्वाभाविक से है घट जाता है आदमी का जो है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि 10% कम से कम आप इन्वेस्ट करते रहिए सैलरी के हिसाब से। 20% आइडियली कीजिए। उसके बाद से फिर ये एक दौर शुरू होता है, ये जो है 30 साल से लेकर 40 साल तक आदमी के पास पैसे वैसे बचते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, ये जाने लगते हैं वो, और उस तरीके से, और उस समय इंक्रीमेंट वगैरह भी उसी तरीके का रहता है आदमी हाँ, को। हाँ। उसके बाद कहानी 40 के बाद बदलने लगती है, तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है, सैलरी बढ़ चुकी सैलरी बढ़ होती जाती है, है, थोड़ा सा जो है बॉस चीज़ें भी आ जाती कैटेगरी है। में आ जाता हाँ, है। हाँ। और अपनी गाड़ी वाड़ी भी खरीद लेता है, EMI भी उसमें 30 के दौर में ही खरीदता है ना लोग। तो वो चीज़ है। इसमें एक चीज़ जो हम आपको कहना चाहेंगे, जो सबसे ज़्यादा आदमी को जो गरीब करता है, जो मिडिल क्लास जो धनी नहीं बन पाता है, उसमें कार जो है वो सबको उसको पीछे करता है। अब कार में क्या करता है कि वो जाके महंगी गाड़ी खरीद लेता है। कार में मेरा मानना है कि कार आपको खरीदना ही नहीं है जो है, बिल्कुल मत खरीदिए। आप ओला उबर से चलिए, तमाम जगह से चलिए, और उसके बाद से आप उसको पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। और अगर ख़रीदना भी है तो 35 साल के बाद खरीदिए गाड़ी, और जितना कम हो सके उतना खरीदिए। लेकिन लोग जाकर भाई महंगा, गर्लफ्रेंड घुमानी है, गाड़ी नहीं खरीदेंगे कैसे होगा? और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरे व्यूअर्स कमेंट्स करके बताएंगे कि शादी ना हो, अगर अगर अरेंज मैरिज भी है तो लड़की वाले पहले देखेंगे लड़के के पास गाड़ी है कि नहीं है। मेट्रो सिटी में स्पेशली आप रह रहे हैं तो गाड़ी नहीं है तो आधा मामला तो वहीं डाउन हो जाता है। हाँ, अब ये तो आपको देखना पड़ेगा, आपको लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, या आपको जो है 40-45 साल के बाद आपका बॉस अगर आपको बोले कि तुम ठीक से काम नहीं कर सकते, तो उसके आंख में आंख डालकर बोलना है आपको, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है गाड़ी आपको बहुत पीछे लेकर जाता है। क्योंकि देखिए ये चीज़ मैं खुद भुगता हूँ। मैंने 2004 में जाकर गाड़ी खरीद ली मुंबई में, जो है 10,000 रुपये EMI से था। अब उस समय जो मकान था, कोई मतलब नहीं था, मुंबई में गाड़ी चलाया ही नहीं मैं, ट्रेन से जाना होता था, ये चीज़ें होती थी। वो पैसा जो इन्वेस्ट था, तो उसको मैं कैलकुलेट कर रहा था कि जिस मकान को मैं देख रहा था, वो मकान जो है 5 से 6 करोड़ का हो गया। तो वो आपको पीछे ले गया, और क्या हुआ, उस चक्कर में जो है आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो आपको पीछे ढकेल देता है। तो गाड़ी जो है उसको कम खरीदना चाहिए, सस्ती गाड़ी खरीदना चाहिए, महंगी गाड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गाड़ी आपको किल कर देता है। उसका कैलकुलेशन मेरे पास इस वक्त है नहीं तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता कि वो किस तरीके से आपको कितना पीछे लेकर जाता है। तो ये चीज़ होता है। लेकिन ये नहीं कि आप फिर ज़िंदगी को मत जिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए, खर्च भी करना चाहिए, सेविंग भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो सब जी। लेकिन अगर आप आउटिंग करते हैं तो कम करेंगे। एक है कि ज़िंदगी को जीना भी है और फिजूल खर्ची नहीं करना है। खर्च वो कीजिए जो आपको पसंद है, पड़ोसी के लिए खर्च मत कीजिए, पड़ोसी को गाड़ी दिखाने के लिए खर्च मत कीजिए। तो ये सब फैक्टर हैं। देखिए आदतें जो हैं वो आपको ठीक करता है। इन्वेस्टमेंट में आपको बस आदत चाहिए। अगर आपको आदत लग गई है शो ऑफ का, हाँ। तो फिर बड़ी मुश्किल होता है। तो शो ऑफ से आपको बचना पड़ेगा। एक तो ये है, तो आप 10% से शुरुआत कीजिए, 20% लेकर जाइए, और कोशिश कीजिए कि 30% लेकर जाइए। आपको मैं खुद के बारे में बताता हूँ, मैं 80% सेव करता था, इन्वेस्ट करता था। कब? सैलरी का। नहीं, ये किस दौर की बात थी? हम तो 20s, 30s, मैं 40s की। जो है 70% सेव करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने अपने रिसोर्सेज बढ़ा लिए ना। जो रिसोर्सेज बढ़ गए तो सैलरी के साथ जो बाकी मेरे पास भी इंटेक आने लगा। हाँ। तो मैं 2010 से जो है 70% सेव करता था, इन्वेस्ट करता था। क्योंकि उसके पहले
हाँ। मैंने बड़े जो है एक गाड़ी खरीद के गलती की थी, बाकी मैंने बड़ा जो है किफ़ायती जीवन जिया। तो उससे क्या हुआ कि वो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। 10 साल के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होता है उसमें आपको रिफ्लेक्शन दिखने लगेगा। उसके बाद आप ज़िंदगी जिए, बहुत अच्छे से जी सकते हैं। पर किफ़ायती जीवन जीने के चक्कर में आजकल तो बड़ा ट्रेंड है ट्रैवल का। जिसकी कंडीशन है वो आपका डोमेस्टिक फ़्लाइट में सफ़र तय कर रहा है, और नहीं तो लोग लोन लेके इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में जा रहे हैं और अब्रॉड में जा कर के घूम रहे हैं। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ा रहा है। ये जो ट्रैवल का नया नया शौक़ सबके मन में बढ़ा है, तो ये जितने हमारे शौक़ हैं वो किफ़ायती जीवन में कैसे पूरे होंगे? हाँ, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। या तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील बनाने के लिए अगर आपको टूर करना है, हाँ। और दुनिया को दिखाना है कि मैं फलना जगह हूँ, आज इस होटल में रुका हुआ हूँ, तब तो सेव नहीं कर पाएंगे आप। सेविंग के लिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा। जो मिडिल क्लास आदमी के लिए हम बोल रहे हैं, जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, जो पैसा बचाकर जो है धनी बनना चाहते हैं, हाँ। उसके लिए तो आपको शुरुआत में हाथ बांधने पड़ेंगे। बगैर हाथ बांधे हुए तो आप कर नहीं सकते, दोनों चीज़ तो कर नहीं सकते। अब आपको बता देते हैं कि वॉरेन बफे साहब के पास जो है एक गाड़ी थी 20 लाख रुपए की, सिर्फ जो है इंडियन करेंसी के हिसाब से, और वो गाड़ी 20 साल पुरानी हो गई थी। उसकी बेटी परेशान हो गई, वो बोली पापा ठीक नहीं लगता है कि लोग कहते हैं, तो वॉरेन बफे साहब गाड़ी खरीदे, और वो गाड़ी खरीदे 32 लाख रुपए की। वॉरेन बफे साहब तो कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक बात। जो 1955 से जिस घर पे रह रहे हैं उसी घर पे रह रहे हैं। चाहे तो 10,000 करोड़ का खरीद ले हवेली, लेकिन नहीं खरीदे, ऐसी कोई कमी नहीं है। तो चूंकि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। अब आपको अजीम प्रेम जी का हम बताते हैं कि अजीम प्रेम जी जो है उसके पास हीरो होंडा गाड़ी, होंडा सिटी गाड़ी थी, जो है होंडा सिविक या कुछ था, होंडा एकॉर्ड। और उसको उसके प्रेसिडेंट वगैरह ने बोला कि सर आप जो है आपको BMW खरीद लेना चाहिए, मर्सिडीज़ खरीद लेना चाहिए। तो उन्होंने एक मर्सिडीज़ लिया, और उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उसकी कंपनी के, उनसे 30 लाख रुपए में खरीदारी की। तो 30 लाख में उससे मर्सिडीज़ लिया। वो आदमी इकॉनमी क्लास में चलते हैं, और अपने जीवन का ऐसा नहीं है, और अपने जीवन का जो है 60% उसने दान कर दिया लोगों के लिए। तो ये गाड़ी और ये चीज़ जो होता है वो कोई दिखावे का नहीं होता। ABP न्यूज़ के जो मालिक अरूप सरकार जी, इतने बड़े चैनल के, वो जब तक मैं वहाँ था वैगनार से चलते थे। तो गाड़ी आपका स्टेटस सिंबल हो ही नहीं सकता। गाड़ी आपको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने वाला साधन है, वो आपके लिए साधन है। बाकी अगर आपको दिखाना है तब तो वो अलग है। तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे जो सबसे बड़ा जो अहम चीज़ होता है कि आपका फिजूल खर्च करना है, आपको फिजूल खर्ची नहीं करना है, नंबर एक। दूसरा, एक जो फार्मूला कहा जाता है कि जिस चीज़ को आप 5 बार खरीद सकें उसी चीज़ को खरीदिए। अगर आप 30 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, अगर आप 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदने की हैसियत रखते हैं, तो आप 30 लाख की गाड़ी खरीदिए, नहीं खरीदिए। या 6 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और 30 लाख की गाड़ी खरीदने का हैसियत है आप में, तो खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए, भैया। तो हम तो हैसियत से बढ़ के गाड़ी खरीदते हाँ, तो हैं। आप कभी नहीं पीछे रहेंगे। मिडिल क्लास इसलिए पीछे रहेगा। देखिए, जो रिच माइंडसेट होता है, रिच माइंडसेट में कुछ नहीं रहता है, जो है वो इस तरह से सोचते भी नहीं। अच्छा, आप जिनको देख कर खरीद रहे हैं, मान लीजिए 100 करोड़ जिसका टर्नओवर है, 100 करोड़ की संपत्ति है, वो अगर एक मर्सिडीज खरीदा 1%, और यहाँ 10 करोड़ वाला जाकर मर्सिडीज खरीद लिया तो 10%। ठीक बात। तो ये माइंडसेट उसमें चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा काम करना है आपको, इन्वेस्टमेंट से पहले अपने माइंडसेट पे काम करना है, माइंडसेट के बाद इन्वेस्टमेंट को 10% रखिए, और आप जो है शिफ्ट करते जाइए म्यूचुअल फंड पे। और जब आप 10 साल एक्सपीरियंस हो जाएं तो फिर आप अपने शेयर बाज़ार में आइए, पोर्टफोलियो बनाइए, फिर वो रहेगा। उस तरीके से होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कोई बता रहा था, जो आपकी बात से मैच करती हुई है, कि एक बार धीरूभाई अंबानी इंडिया के बाहर जा रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे, तो उनकी शर्ट पे आयरन भी किया हुआ नहीं था, पुरानी से उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी। तो किसी ने उनको बोला जाते समय कि सर आप कम से कम शर्ट पे आयरन कर लीजिए, ढंग के कपड़े पहन लीजिए। तो उन्होंने बोला सबको पता है मैं धीरूभाई अंबानी हूँ। प्लेन पे बैठे चले गए, फिर उतरे जिस देश में, वहाँ उनको फिर टोका कि भाई अब तो यहाँ तो देख लो, कम से कम शर्ट बदल लो, आयरन कर लो। तो उन्होंने यहाँ किसको पता है मैं धीरूभाई अंबानी हूँ। तो मतलब हमें हमारे हिसाब से ही रहना है, वो स्टाइलिश कपड़े और बहुत ज़्यादा पैसे इनके ऊपर खर्च नहीं करा। लेकिन पेंडेमिक के बाद हमने ये देखा है कि सबका माइंडसेट चेंज हुआ है सर, और हर कोई ये सोच रहा है कि पता नहीं कल हम होंगे भी कि नहीं होंगे। हम सेविंग अगर कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब तक हमारा शरीर साथ देगा या नहीं देगा। वो लाइन है ना कि सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी, फिर कहा जिंदगानी कर रही तो फिर जवानी कहाँ।
तो इस फलसफे पे जो लोग चल रहे हैं, क्या उनको आपकी बात समझा पाना, या वो आपको सुन रहे हैं तो आपकी बात समझ पाएंगे, ये आपको यकीन है? देखिए, समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है, चूँकि आपको जो है लेकिन आपको आगे का अगर सोचते हैं, आप मान लीजिए कि मसलन कि आप 50 साल के बाद आपके पास क्या पैसा रहेगा। हाँ। अगर आप अभी से नहीं सोचते हैं तो फिर गलती कर रहे हैं। आपको डे वन से, जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की, 1 साल एंजॉय कर लीजिए। 1 साल के बाद से आप आगे का 20 साल का सोचना शुरू कर दीजिए कि 20 साल के बाद मेरे पास जो है हमें किस तरीके से बिल्कुल नौकरी से फ्री होना है, या नौकरी नहीं भी रहे तो हमें कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो अगर आपको अपनी आदतों को, देखिए मिडिल क्लास के साथ आपको त्याग करना पड़ेगा। रिच बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। देखिए, या तो आप जो है मेहनत कीजिए, आप एक्स्ट्रा काम कीजिए, कुछ जो है नया जो है एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कीजिए, वो तमाम चीज़ें। अगर नहीं, आपको सैलरी पे ही चलना है, क्योंकि आप जान लीजिए कि 45 साल के बाद जॉब जाने का खतरा मंडराने लगता है। 50 साल के बाद जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल। तो आपके पास 20 साल पहले का सोच होना चाहिए कि आप 20 साल में चीज़ें जो है अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो इसीलिए जो है मिडिल क्लास जो है बेचारा पिसता रह जाता है, जो है शोषण होता रहता है उसका। तो क्योंकि आप अपने, और आपके पास ऐसा नहीं है आप धनी नहीं बन सकते हैं। बहुत लोग धनी बने हैं, बहुतों धनी बने। 20 साल में कहानी पलट जाती है। 20 साल एक इतना बड़ा अहम है। 20 साल तो नौकरी करेंगे आप, 25 में है 45 तक तो नौकरी करेंगे। बिल्कुल। अगर आप इन्वेस्टमेंट का जर्नी अगर आप जारी रखें तो पूरी की पूरी कहानी पलट जाती है। लेकिन आपको शुरू में हम ये नहीं करें कि कंजूसी करें, आप घूमने भी जाइए, बजट होटल में रुक जाइए, कोई जरूरी नहीं है। बढ़िया खाना खाने के लिए जाते हैं, ठीक है, जो है 15 दिन में एक बार चले जाइए। हफ्ते में अगर एक दिन जाते हैं, एक कहीं डंडी मारिए। हाँ। और उसको देखिए, मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी मिला, उसकी कहानी जरूर बताएंगे। उनका नाम कौशिक है। आज वो जर्मनी में रहते हैं, फ्रैंकफर्ट में। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी। उन्होंने, उनके पास इस वक्त जो है जी हाँ, BMW, मर्सिडीज और एक परफ्यूम बनाने वाला है जर्मन का, जो है उसके बगल में उसका घर है। उस घर की लागत आज 4000 करोड़ के आसपास है। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, अभी मेरे पास आया हुआ था। तो उसकी कहानी हम बता रहे हैं। उसने iPhone 1 खरीदा जो है 2007 में, फर्स्ट iPhone लॉन्च हुआ। iPhone खरीदा उसने, और iPhone का जितना पैसा लगा उसमें iPhone का उसने एप्पल का शेयर्स खरीद लिया। उसके बाद से वो बता रहा था कि हम लोग खाना खाने के लिए जाते थे, जो है हर हफ्ते जाते थे। तो एक हफ्ता, 3 हफ्ता स्किप कर दिया, कभी 2 हफ्ता कर दिया। तो 2 हफ्ता में क्या करते थे, उसी में जो है एप्पल का शेयर्स खरीद लिया करते थे कि आज लंच नहीं किया, डिनर करना था, जो है जो भी है इतने पैसे का था, तो उस पैसे का जाकर उसने शेयर खरीद लिया। सेम कंडीशन उसने एनवीडिया का किया। एनवीडिया पे भी वही काम करने लगा वो, कि जैसे वो गया, उसने बोला कि हम लोग बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, हमने जो है बजट होटल ले लिया। होटल मान लीजिए कि 5000 रुपये का था, तो उसने 2000 ले लिया। बोला एंजॉय तो वैसे ही किया, जो है उसको घुमा फिरा, उसको ले लिया। तो उसके बाद से ये हो गया। और उसने मुझे बताया कि iPhone और एनवीडिया का शेयर जो है उसके पास आज 500 करोड़ का है। तो आप ये सोचिए कि वो आदमी, और वो बिहार के छोटे से गांव से है, बुझे ना, बहुत ही छोटे से गांव से, और वहाँ से उस आदमी ने आज जो है सिर्फ एक सोच के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, बाद में किस्मत भी साथ दिया, उसने एक फैक्ट्री कंपनी बना ली और ये वो करके जो भी कर दिया। लेकिन उसकी कहानी मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा कि जिस दिन आप फिजूल खर्ची कम किया, आप जाकर पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, कहानी पलट जाएगी। शानदार। अब थोड़ा मुझे अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी समझाएं। मैं व्यूअर को बताऊं कि उत्पल सर के पास वैसे खुद भी नोएडा में भी प्रॉपर्टी है, गोवा में भी प्रॉपर्टी है, और भी बहुत प्रॉपर्टी उन्होंने बना रखी है। अब अगर मुझे भी ऐसी प्रॉपर्टी बनानी है, मेरे व्यूअर को भी ऐसी प्रॉपर्टी बनानी, ये तो आपने बोल दिया कि शुरू से ही 10% तो आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू रखना है। हर साल आपने कहा कि 10% बढ़ाते भी चले जाना है। 10% की जगह 20% अगर आप निवेश कर पा रहे हैं तो वो और अच्छा है, ये आप समझा चुके हैं। पर ये निवेश किस ढंग से किया जाए? क्या प्रॉपर्टी का निवेश सही निवेश होता है क्या, या म्यूचुअल फंड ही सही है? जैसा कि
नारा भी है ना, म्यूचुअल फंड सही है। तो इसका सही निवेश का तरीका क्या है जो आंख बंद करके मैं अपना सकती हूँ? हालांकि मैं व्यूअर को यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं कि आप किसी भी तरह से निवेश अगर कर रहे हैं तो पहले आपके जो वित्तीय सलाहकार हैं उनकी सलाह आप लीजिए, खुद आप R&D कीजिए। यहाँ बस हम उत्पल सर का स्टाइल आपको समझाने की कोशिश करें कि ये भी एक तरीका है। बताएं सर। देखिए, पहला आपको फर्स्ट जो है 5 साल कम से कम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। फ्लैक्सी कैप रख लीजिए, 2 कंपनियों का ले लीजिए फ्लैक्सी कैप, उस पर रहिए। ज़्यादा जीवन में सरल रहना चाहिए और रिटर्न वो आपको अच्छा खासा दे देता है। 5 साल के बाद आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। पहले एक तो हैबिट चेंज कीजिए आप अपनी, कि किसी ने दोस्त से पूछिए कि कोई शेयर बता दे, उसने बताया और जाके खरीद लिया, वो काम नहीं। उसके बाद से आपको शेयर का अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो जो है वो 20 शेयर से ज़्यादा का नहीं होगा। अच्छा। आपको निकालना है 40 शेयर्स चुन रहे, मेहनत करना पड़ता है उसमें, और 20 शेयर से ज़्यादा का नहीं होगा। एक शेयर में 5% से ज़्यादा नहीं होना है, एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा नहीं होना है, एकदम रूल है। जैसे कि आपने मान लीजिए एनर्जी सेक्टर ले लिया आपने, तो 10% ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा नहीं। और एनर्जी सेक्टर में अगर आपने 2 शेयर लिया तो 5-5%, 3 शेयर लिया तो 3-3% और 4%, है ना। उस तरीके से आपको 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना है। और 5 साल के बाद जब आप म्यूचुअल फंड पे लगा रहे हैं उसको जारी रखिए। उसके बाद से 5 साल के बाद आपके पास पैसे बढ़ेंगे, बट नेचुरल सी बात है, तो उस पैसे को शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिए सिप के जरिए, हर महीने खरीदिए। अब आप कहिएगा कि भाई 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो हम एक महीने में कैसे खरीदेंगे? अगर हम 20,000 रुपये कर रहे हैं तो 1,000 रुपये कैसे? उसमें तो कोई शेयर 5,000 का भी है। हाँ। तो आप उसमें से उसको बांट लीजिए कि अगर 5,000 का तो एक शेयर आपने एक बार खरीद लिया, फिर 5 महीने तक उस शेयर को नहीं खरीदे आप। तो इस तरीके से आपको अपने पैसे का प्लानिंग करना है। दूसरी बात कि उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि शेयर्स में जो सिंपल सा बता देते हैं, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कि 52 वीक लो, जो भी शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए, बहुत ही शानदार। और उसका आपको स्क्रीनर में जाके देख लेना चाहिए। 3 बातें देख लीजिए। एक तो पी उसका कितना है, जो पी जो है 25 के आसपास होता है, लेकिन जो बढ़िया कंपनी होती है, बहुत शानदार कंपनी से होती है, वो 50-60 का भी पी होता है। तो चलिए वो पी भी है, तो आपको उसका फिर रेवेन्यू देखना है कि रेवेन्यू किस तरीके का आ रहा है और प्रॉफिट इसको हो रहा है कि नहीं। हर क्वार्टर वाइज उसका आपको चेक करना है। इस क्वार्टर का, जैसे Q3 देख रहे हैं तो पिछले साल के Q3 से देखेंगे आप। तो उस तरीके से आप अपना जो है शेयर्स को आपने चुनाव कर लिया। अब उस शेयर्स में जब 52 वीक लो पे है वो, उसको आप जैसे ट्रेडिंग व्यू में लगाएंगे, उसमें देख लेंगे 52 वीक लो लगाइएगा, 1 ईयर का वो दिख जाएगा। तो जब वो उस जगह पे पहुंचेगा, उस जगह खरीदिए। तो क्या होगा कि आप सस्ते में शेयर को खरीद रहे हैं और लंबे समय के लिए बने रहिए। आएगा वहां पे वो शेयर हाँ, वापस? हर शेयर 52 वीक और लो, मतलब 52 हफ्ते के अंदर, 1 साल के अंदर उसने कब लो बनाया, कब हाई बनाया। तो जो लो बनेगा उसका, तो लो के आसपास आप, मतलब लो बन गया तो आपको कैसे पता चला? लो के बाद 1-2 दिन वेट कर लीजिए, देखिए कि वहाँ से वो ऊपर चढ़ने लगा। उसके बाद 1-2 दिन के बाद खरीद लीजिए। तो ये तो 52 वीक में तो हाई और लो तो बनना ही बनना है। तो उसमें आपको लो में खरीदना है, हाई में नहीं खरीदना है, नंबर 1। उसके बाद जाकर दूसरा कि फोमो का शिकार नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि लोग क्या करते हैं, आमतौर पे 52 हाई में खरीदते हैं। 99% लोग 52 वीक हाई में खरीदते हैं, 1% लोग जो है 52 वीक लो में खरीदते हैं। क्योंकि 52 वीक लो में लगता है कि ये शेयर तो बर्बाद हो गया है, हाँ, ये तो खत्म हो गया अभी है, तो और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। तो इसलिए 2-3 दिन के बाद जो ऊपर का ट्रेंड लेने लगे तो वो हो गया। हाँ। या उसमें आप RSI को भी लगा लीजिए। RSI होता है वो 30 से नीचे जाकर जैसे ही 30 से ऊपर चढ़े तो वहाँ ले लीजिए। अगर दोनों पॉइंट मिल गया तो आप खरीदारी कर लीजिए। और उसको लंबे समय के लिए रहिए। शेयर्स में उठा पटक होता रहता है, उसको बेच बाच मत कीजिए, लंबे होराइजन का रखिए, तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। दूसरी बात कि घर खरीदने का जो अब सबसे बड़ा जो इसमें होता है कि हाउस, छत चाहिए। तो छत के लिए जो एवरेज है पूरे वर्ल्ड का वो 38 साल है, कि 38 ईयर्स में लोग घर खरीदते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि पहला घर 38 में ही खरीदिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। पहले खरीदेंगे वो आपको पीछे लेके जाता है। आप बोलिएगा कि 38 में हम खरीदेंगे, भाई आप क्या कर रहे हैं, वो तो घर महंगा हो जाएगा। हाँ। जो है अभी 50 लाख का मिल रहा है, उस समय 1 करोड़ का हो जाएगा। हाँ। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो 50 लाख का जो है, जो आप इन्वेस्ट कर दिए हैं, वो आपका 1.5 करोड़ हो जाएगा, वो आपका 2.25 करोड़ हो जाएगा। तो वो आपके घर से जो है, प्लॉट नहीं, प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। हाँ। और घर। दूसरी बात की जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका होता है, अगर आप जब पैसे आपके पास ठीक ठाक हो गए, पहला तो आपको होगा कि आप शेयर म्यूचुअल फंड में गए, फिर शेयर में गए,
उसके आ जाकर उसके बाद घर खरीद लीजिए। अब छत की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, नहीं तो फिर घर में भी बोला जाएगा कि छत नहीं है, छत नहीं है। हाँ। तो छत खरीदिए। छत के बाद अगर आपके पास पैसा बचता है तो प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि प्लॉट का जो रिटर्न होता है ना, फ्लैट के रिटर्न से बहुत ज़बरदस्त होता है। फ्लैट का रिटर्न क्या होता है कि 12-14 साल तक रहता है, उसके बाद से उसमें डिप्रिसिएशन शुरू हो जाता है। वो आपको उस तरीके से देगा नहीं, अच्छे से अच्छे सोसाइटी का आप देख लेंगे। तो प्लॉट जो है, प्लॉट का इन्वेस्टमेंट बहुत शानदार होता है। और प्लॉट में भी आपको खरीदना कहाँ है? प्लॉट में देखिए, आपके पास 20 टाउन में तो खरीद नहीं सकते, आपके पास उतने पैसे हैं नहीं। हाँ। तो प्लॉट में आप सोचिए कि ये टाउन कहाँ तक बढ़ सकता है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूरी पे रोड किनारे प्लॉट खरीदिए, जिसको कोई नहीं पूछ रहा है। आप 20 साल, 15 साल हो, 20 साल में कहानी पलट जाती है। 20 साल में वो आपको जो है, आपको एक प्लॉट में मेरे को 45 जो है, नहीं कितना, हाँ 90 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिला। 90 गुना? 90 गुना 20 साल में एक प्लॉट में। तो माय गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता इतना। सोच भी नहीं सकता। तो ये आप देख लीजिए। और दूसरा एक जो प्लॉट है अभी मेरा पड़ा हुआ है, वो आपका 210 गुना बढ़ चुका है। तो ये कितना पुराना वाला है? ये एक मैंने लिया है 2008 का लिया है, ये 210 गुना बढ़ चुका है। और एक मैंने जो है 2000 में लिया था, 90 गुना बढ़ चुका था, उसको मैंने निकाल दिया फिर जो है ना, 90 गुना बढ़ गया था। तो कोई किसी ने बोला 100 गुना हो जाने, बोला हटाओ यार, हाँ। निकाल दो। तो वो तो प्लॉट में क्या होता है कि दूर में लीजिए। दूर में आप, जैसे इंदिरापुरम में मैं जब प्लॉट लिया था 2000 में, हाँ। तो उस समय कोई यहाँ आना नहीं चाहते थे। आज तक मैं नौकरी करता था, तो मेरे साथ जो आया था उसने वापस कर दिया प्लॉट। लेकिन मैंने बोला नहीं, इंदिरापुरम एक दिन बहुत जो है ज़बरदस्त प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो उस तरीके से उसमें आपको दूर दराज करना है। तो दूर दराज करेंगे तो क्या होगा कि 20 साल में बड़ा वो जो है मल्टी बेगर हो जाता है। तो ये चीज़ होता है। और ये चाहे टियर 2 सिटी है, टियर 3 है, कहीं पे भी हमें बस कहीं ये भी, अनुमान कहीं। लगाना है कि शहर का विस्तार हाँ, कितना होगा। और एक चीज़ जो देखा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होगा इस समय, वो एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड रोड किनारे आपको सस्ते दामों में मिल जाएगा, और उसको अगर आप संभाल सकते हैं तो, क्योंकि वहाँ तमाम इशू भी होता है। तो वो चीज़ जो है, वो आने वाला समय, मतलब हम आने वाला, मतलब जो इस समय जो सुन रहे हैं उसको 15-20 साल आगे की बात बता रहे हैं। तो उस समय वो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा। एग्रीकल्चर लैंड जो है मतलब माइंड ब्लोइंग होगा, क्योंकि आपको मिलेगा वो सस्ते दामों में, और जो है रिटर्न उसका बहुत बेहतरीन होगा। तो इस तरीके से अगर आप टाउन के अंदर खरीदेंगे तो ठीक है, अब अगर आपके पास उतना पैसा है तो खरीद लीजिए। ठीक बात। लेकिन वहाँ जो है फंस भी जाते हैं बहुत लोग। जो है उस तरीके से एप्रिसिएशन भी नहीं होता है। अगर कोई दुकान उकान है तो अलग बात है, लेकिन तो एप्रिसिएशन होता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो 38 साल की उम्र में पहला घर लेना है? पहले तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आप 38 साल के पहले ले चुके हो, या 38 में ही आपने लिया, या आप प्लान कर रहे हो। एज आपकी क्या है वो मुझे पहले तो कमेंट करके बताओ। और दूसरा, ये जो प्लॉट में निवेश की आपने बात की, ये तो फिर उसके बाद ही लेना होगा? 38 के बाद जब आपने घर ले लिया, होम लोन ले लिया, EMI जानी शुरू हो गई, तो प्लॉट वाला निवेश इसके बाद का है? नहीं, प्लॉट आप पहले भी कर सकते हैं, जब भी। देखिए, मैंने जो अपना घर लिया था पहला, हाँ। वो 38 साल की उम्र में लिया था। हाँ। पूरे। और उसके पहले मैं 4 से 5 प्लॉट खरीद चुका था। अब मेरे पास फुल कैपेसिटी था घर खरीदने का। हाँ। लेकिन मैंने खरीदा नहीं। क्यों? मैंने किराए पे रहा। और जो है, चूंकि वो इन्वेस्टमेंट था नहीं ना, वो तो जो है मतलब उसमें रहना है आपको, तो वो तो आप अपने जिस घर में रह रहे हैं वो आपका कैपिटल है ही नहीं। उसको जो लोग जोड़ते हैं ना कि अच्छा मेरे पास जो है नेटवर्थ इतने का आदमी इतने आ में गया, हो वो गया, अपने घर को जोड़ लेते हैं। तो हाँ। घर को नहीं जोड़ना है। इतना मोटा आसामी में हो चुका हूँ। हाँ। तो घर थोड़ा ना बेच कर जाओगे। ठीक बात। तो ये घर बेच के जाओगे तो फिर दूसरे घर पे जाओगे, छोटे घर पे जाओगे, जो भी चीज़ें होता है वो मजबूरी में आदमी करता है। हाँ। तो घर को आपको जोड़ना ही नहीं है। तो अगर आपके पास आ रहा है, अब ठीक 38 साल में खरीदिए। क्योंकि जब मैं 38 साल का हो गया, केक काटा, अगले दिन घर खरीदा मैं। क्या बात है। तो ये चीज़ आपको ज़िंदगी में रखना पड़ेगा, तभी पैसा बनता है। पैसा मैं डाउन पेमेंट कितना करूं और कितना मैं लोन लूं, ये मैं इस लिहाज से भी पूछ रही हूँ कि जब से बैंक्स ने 90% तक लोन देना शुरू कर दिया है, आपको डाउन पेमेंट सिर्फ 10% करना है, तब से ही लोग और जल्दी यंगर एज में मकान खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको उतना वेट नहीं करना पड़ता। तो किसी भी शख्स के लिए थंब रूल क्या होना चाहिए? आपको कितना % डाउन पेमेंट करना है, कितना % लोन लेना है, ये पहली बात। और ये क्या वो 38 साल की उम्र में ही होगा, वो भी बता दें। नहीं, 38 तो रखिए, अच्छा रहेगा। 38 में रखिएगा, आप देखिएगा बड़ा मैजिक फिगर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे आपके इसमें
देखिए आपका एक दोस्त सेम सैलरी में है और आप भी सेम सैलरी में हैं, सेम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसने घर 30 साल में खरीदा हाँ। और आपने घर 38 साल में खरीदा, आप दोनों के बीच में डबल का फर्क आ जाएगा जो है, चूंकि मिडिल क्लास जो सैलरी कमाने वाले हैं उसके हिसाब से हाँ, कैलकुलेट हाँ, करके बोल क्योंकि रहे हैं। वो शायद होम लोन हाँ, दे रहा है, उसकी होम लोन दे रहा है, बड़ी वो दे रहा रकम है, ईएमआई में जा वो रही है। दे रहा है, क्योंकि इस 8 साल में जो आप जो प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर देंगे या जो चीज़ें कर देंगे वो आपको 20 साल में बहुत ज़बरदस्त मल्टीवेगर हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। और आप 8 साल पहले एंट्री ले लिया आपने घर में, ठीक है, घर में। अच्छा देखिए शहर के साथ क्या है कि आपको मान लीजिए घर है सपोज कि आपको लग रहा है इंदिरापुरम में हम ले रहे हैं या नोएडा में हम ले रहे हैं, ठीक है यार, सिद्धार्थ विहार ले लेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा ऑरेंज काउंटी चले जाएंगे। हाँ। तो इस तरीके से आप 4 किलोमीटर आगे चले गए, 2 किलोमीटर आगे चले गए, क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रैफिक में उधर भी रहना है, ट्रैफिक में इधर भी रहना है, हाँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो स्टेप ले लेंगे वो आपकी कहानी पलट के रख देगा जो है। मतलब जो असली कहानी है ना, जीवन की असली कहानी जो अभी चल रही है जो है, आप जो भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन जो हैंड टू माउथ वाली जो कहानी आती है 50 के बाद आने लगती है आदमी के पास। जब बहुत मैंने ऐसे लोगों को देखा है, एक जर्नलिस्ट थे, उसने अपनी गैस का सिलेंडर बेचा 1400 रुपये में अपने घर चलाने के लिए, और उसको अच्छी सैलरी थी, लेकिन सारा खर्च कर देता, बचाता नहीं था। तो सेविंग करना पड़ेगा, ये मस्ट है आपके साथ। मतलब हम जीवन का आपको अनुभव बता रहे हैं, हाँ, कोई हाँ। एक्सपर्ट की तरह नहीं बता रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो सब चीज़ें हम किए हुए हैं तो इसलिए बता रहे हैं। तो आपके हिसाब से डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए? 20% डाउन पेमेंट कीजिए, कम से कम 20% ठीक जो है। है, उससे ज़्यादा मत कीजिए। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं तो उसको फिर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, है ना। लेकिन 20% रहने से वो ठीक रहता है, 10% 5% के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो चीज़ रहता है। मैं गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में भी आपसे समझना चाहती हूँ कि 25 साल वाला लड़का या 30 साल वाला जो शख्स है वो कितना निवेश करे। ये सवाल मेरा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारे पुरखों ने जो निवेश किया था सोने में और चांदी में, उसके चलते ही हमारी मम्मियाँ इस समय बड़ी रईस इस समय हो चुकी हैं। शायद मैं जिस ढंग से पोर्टफोलियो बनाती उससे बेहतर वो बना के गए, तभी हम सबके घर में जितनी भी महिलाएं हैं वो इस समय सबसे ज़्यादा रिच हैं। पुरुषों से ज़्यादा रिच हैं महिलाएं आज की तारीख में। जो सोना चांदी बढ़ा है मैं वो मानती हूँ। तो क्या ये निवेश भी आपको 25 साल की उम्र से ही शुरू कर देना है? और ख़ासकर वो जो अभी निवेश की शुरुआत करने जा रहा है उसके लिए क्या ये सोना चांदी बहुत महंगा तो नहीं हो गया? बिल्कुल महंगा नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ कभी महंगा नहीं है, टाइमिंग कभी कर ही नहीं सकते। आपको एंट्री करना है, ऑलवेज कीजिए। दूसरी बात की जो आप पहला है कि आपको इमरजेंसी फंड निकाल लेना है 6 महीने का कम से कम। जैसे आपकी सैलरी 1 लाख रुपये है तो आपको 6 लाख रुपये पहले आप जमा कर लीजिए, उसको भूल जाइए, उसको एफडी में रखिए। उसके बाद से लाइफ इंश्योरेंस में आपको टर्म इंश्योरेंस करवाइए, बाकी लाइफ इंश्योरेंस LIC जो बाकी कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा, यूलिप या हाँ, बाकी वो सब चीज़ें। करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस करवाइए। हेल्थ इंश्योरेंस एक जरूर करवा लीजिए, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि आपका कभी भी बैंक खाली कर देता है, तो वो एक होना चाहिए। मैं उसके बीच में सर रोक रही हूँ आपको क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमें तो कंपनी की तरफ से मिला ही हुआ है, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास है, उसके बाद भी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना है क्या? उसमें 2 तरीका है। अगर कंपनी के पास है आपके पास और आपको लग रहा है कि आप कंपनी में सेफ साउंड 20 साल 25 साल तक रहोगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से रहोगे, तो आपने मान लीजिए यहाँ पे पहला कंडीशन है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस साथ साथ ले लेना है, कंपनी का रहे चाहे अपना रहे। अपना अपना होता है, कंपनी में कल को बदल गया या छोड़ दिया, नौकरी चली गई, तो आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए। उससे इंश्योरेंस का जो रकम होगा, प्रीमियम जो होगा वो सस्ता होगा, कम होगा। नंबर 1 ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर आप रिस्क टेकर हैं या थोड़ा सा आप ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी हैं, तो आप कंपनी में आपको लग रहा है कि 25 साल ठीक चलेगा और आपका 10,000 रुपया प्रीमियम जा रहा है मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस का, और आप अभी 25 साल के हैं और 45 साल आपको लग रहा है कि कंपनी में ठीक ठाक है, कंपनी का 45 साल तक 20 साल रखिए। ये जो 10,000 रुपया है, इसको आप सोचिए कि हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं, इससे म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। ओके। उसको उस म्यूचुअल फंड का नाम रख लीजिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड। अब ये 10,000 रुपया जो आपका जमा होगा हाँ। 45 साल तक, और फिर 45 साल में आकर अपना इंश्योरेंस करवा लीजिए, थोड़ा महंगा मिलेगा। हाँ। लेकिन ये जो 20 साल का जो पोर्टफोलियो आपका तैयार हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जो इमरजेंसी हेल्थ इंश्योरेंस, ये अपने आप में कमाल का हो जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद जो है आपको लगेगा कि नहीं यार इसी को कंटिन्यू करते हैं, क्यों हेल्थ इंश्योरेंस करें। तो ये एक चीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल यूनिक है, तो ठीक बात। ये एक तरीका हो सकता है।
बाकी आपको जो पैसे बचे उसके बाद उसको आपको जो है इन्वेस्ट कर देना है 6 महीने के बाद। टोटल पैसा इन्वेस्टेड रहिए, पैसा रखना ही नहीं है घर में जो है इधर उधर। अगर आपको उसमें आपको करना है अब 60-20-20, 60% शेयर बाजार म्यूचुअल फंड, 20% बॉन्ड। जो बॉन्ड आते हैं ना, ये जो प्राइवेट बॉन्ड सब जो आ जाते हैं, जो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देता है, एफडी से ज़्यादा देता है, वो बॉन्ड ले लीजिए। उससे क्या होगा, एक सेव भी रहा पैसा और वो हो गया। और 20% गोल्ड सिल्वर। तो 20% गोल्ड सिल्वर में 12% गोल्ड रखिए, 8% सिल्वर रखिए। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप बहुत बहादुर आदमी हैं तो अगर तेल वगैरह पे, क्रूड ऑयल पे करना है तो कीजिए, लेकिन वो आम आदमी के लिए है नहीं। वो जब एक्सपर्ट सब है उनके लिए है। तो ये आम आदमी को इसी तरीके से इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और जब आपको लगे कि आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक हो गया, आपके पास प्लॉट खरीदने की कैपेसिटी है, तब आप इसमें से पैसे को डाइल्यूट करके प्लॉट ले सकते हैं। फ्लैट नहीं, जिसमें रहेंगे वो नहीं, उसको अलग से लेना है आपको। उसमें आपको 20% पैसा धीरे धीरे करके जमा कीजिए, और उसके बाद से या जो है 20% के लिए एक अलग से बना लीजिए कि हमको 38 साल में लेना है और हमको 20% देना है, और हम 30 साल के हैं, तो 8 साल का आपने एक म्यूचुअल फंड ले लिया, धीरे धीरे करके जमा करते चले गए। वो फंड जो है आपका डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद जो है आपको जो 20% जो उस समय देना पड़ेगा, वो इस समय के हिसाब से 10% ही होगा। तो वो बढ़ जाएगा, और बाकी आप EMI देते रहिए, उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहिए। लेकिन प्लॉट अगर आप खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर रियल एस्टेट से जो पैसा है उसको निकाल कर आप उसमें से डाइल्यूट करके लगा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि मैं अगर बहुत बहादुर हूँ तो मैं क्रूड ऑयल में निवेश करूँ या उसकी जगह मैं बिटकॉइन ले लूँ, वो कैसा रहेगा? देखिए, बिटकॉइन का ना कोई बेस नहीं है, बिटकॉइन फालतू चीज़ है। तो उसके बाद जाकर ऐसे लोग लगाते हैं, इथेरियम सब फालतू सब फालतू देखिए है। 2 कॉइन है, एक तो बिटकॉइन है और एक अल्ट कॉइन है, अल्टरनेटिव कॉइन। तो अल्टरनेटिव कॉइन में 10,000 कॉइन्स है, जिसमें इथेरियम टॉप है उसका। उसके वजह कर डोजे है, ये है, वो है, सोलोना है। लेकिन बिटकॉइन के साथ जो कहा जाता है कि वो 2 करोड़ 30 लाख के आसपास ही है, उसके बाद मिंट नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, इसमें क्या है कि इसका कोई बेस है नहीं, ये डिमांड सप्लाई पे चल रहा है कि आपने खरीदा, फिर इसने खरीद लिया कि भाई ज़्यादा कीमत हो गया, फिर उसने खरीद लिया, फिर उसने खरीद लिया। इसका कोई आधार नहीं है। और दूसरी बात कि जो चीज़ 30% ऊपर भाग जाए और 30% नीचे गिर जाए, वो स्थिर नहीं है। तो इसमें आप बिटकॉइन में ये नहीं कह सकते कि कल को ये कितना गिरेगा या कितना चढ़ेगा। आज आपने खरीदा, हो सकता है कि 50% आप ऊपर चले जाइए, 50% नीचे भी जा सकते हैं, तो फुल तुक्का है। तो ऐसे जगह पे आदमी को लगाना ही चाहिए। हाँ। अब जान लीजिए कि ये चीज़ है कि उससे जो होता था कि चीज़ें खरीदी जाएंगी, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब चीज़ खरीदने के लिए गए, मान लीजिए कि आपने कार खरीद लिया बिटकॉइन से, सपोज आपने 30 लाख रुपये का पेमेंट कर दिया, उसने खरीदा, और जब तक उसके पास ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है, जो है ब्लॉकचेन जो है उसको ट्रांसफ़र करने में लगा देता है, कुछ दिनों का समय लगा देता है। तो पता चला कि उसका 30 लाख जो है 20 लाख हो गया, घट गया अगर, तो उसको तो नुकसान हो गया। तो इसलिए वो ट्रेड भी नहीं हो सकता है। जो कहते हैं कि भाई इधर खरीद लिया, ट्रेड कर लिया, वो कर लिया, उसी तरह से मार्केट गिमिक है, अदरवाइज कुछ है नहीं। तो बिटकॉइन से आम आदमी को बिल्कुल बचना चाहिए। इथेरियम तो अल्ट कॉइन तो बिल्कुल ही बेकार है, वो तो चूँकि मिंट होता रहता है, बिटकॉइन तो मिंट नहीं होता है। लेकिन इसके जगह पे कोई अपना बिटकॉइन बन रहा है ना, ये सिल्वर जो है बिटकॉइन से भी ऊपर निकलेगा आगे चलकर, तो जिस तरीके का है। तो हाँ, मतलब सेफ साउंड है ना। नहीं, अब आप इसको थोड़ा एलोबरेट करिए। सिल्वर बिटकॉइन से ऊपर निकलेगा आने वाले समय में? मतलब कहने आगे निकल ही गया है इस समय। अगर आप उसका रिटर्न देखिए, तो सिल्वर ने बिटकॉइन वगैरह को बीट कर दिया है पूरी तरीके से। तो और सिल्वर के साथ एक भाई गिरेगा तो एक स्थिर है ना, कहाँ गिर सकता है, नहीं गिर सकता है। और जिस तरह से कमी है रिसोर्सेज जो उसका डिमांड बढ़ता जाएगा, तो बढ़ने जो सी बात है। आपको बिटकॉइन में लगाना ही नहीं चाहिए। देखिए, बिटकॉइन में कोई नहीं लगाते हैं। नो रिस्क नो गेन भी तो हम सुनते हैं, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अमीर बनने के लिए। नहीं, वो तो अमीर नहीं, वो तो जुआ है। फिर तो आपको कैसीनो में जाके जुआ खेलना चाहिए। अच्छा। तो उसमें आप जो है लगा लीजिए जो है। तो ऐसे भी आदमी मिलते हैं, कैसीनो में खेल कर आया। एक ही आदमी मिल रहा था, वो बोला कि मैं लास वेगास गया हुआ था, तो उसके एकड़ मैं 0 पे लगाता हूँ पैसे। तो उसने बोला कि 200 यूरो लगाता था हर बार। उस बार 200 लगा दिया मैंने, और 0 पे मेरे को जो है 21,000 यूरो मिल गया। उसको आके मैंने जो है BMW सेकेंड हैंड खरीद लिया। तो उस तरह के भी लोग हैं। अगर उस तरह का सोच है तो अलग बात है, अदरवाइज
मतलब मैं तो इसमें सजेस्ट नहीं करूँगा कि बिटकॉइन की तरफ जाइए आप। भारत की इकोनॉमी आप किधर जाते देख रहे हैं, ये इस लिहाज से मैं पूछ रही हूँ कि क्या आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट्स में घुसा जा सकता है, ये मानते हुए कि भैया इकोनॉमी तो इतनी अच्छी है कि ज़रा भी हमें नुकसान नहीं होगा? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, अभी हमारी चर्चा में आपने पहले बताया भी कि कैसे अमेरिका इतना डेट में फंसा हुआ है। तो जब अमेरिका जैसी इकोनॉमी के ऊपर इतना कर्ज है, तो भारत की इकोनॉमी आप किधर जाते देख रहे हैं? पहले वो बताइए और फिर ये समझाइए कि क्या शेयर मार्केट सेफ है मेरे लिए? भारत का मार्केट जो है बहुत ही साउंड है, क्योंकि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, पॉपुलेशन है हमारा जो 60% जो है वो कंजम्पशन जो है जनता करती है ना। क्योंकि इतना ज़बरदस्त पेट है, 1,43,00,000 लोग हैं कि खाना ही खाएंगे तो उससे इकॉनमी चल जाएगा। तो भारत का इकॉनमी बहुत सेफ एंड साउंड है। दूसरी बात की जो जीडीपी है ग्रोथ, वो 7% के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन जीडीपी ग्रोथ का कहीं कोई मतलब नहीं होता कि शेयर बाज़ार भी उसी तरह से ग्रोथ करेगा। क्योंकि एक चीज़ जो देखा जाता है कि जो बात कही जाती है, जैसे एक कैलकुलेशन करे थे कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो 15% के आसपास बढ़ा और शेयर बाजार जो है 14.75% के आसपास बढ़ा। मतलब वो उसके आसपास बढ़ गया, वो जो चांस की बात है। लेकिन ऐसा है कि जीडीपी देश का बढ़ रहा है, शेयर बाजार कंपनी का है। अब कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता है, क्योंकि आप तो जो है कंपनी को खरीद रहे हो, तो वो उस पर जीडीपी से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है उसके लिए कि उस कंपनी का जो है रिजल्ट किस तरीके से है, परफॉर्मेंस किस तरीके से है, तमाम चीज़। लेकिन देश में ऐसा है कि जो हमारा इकॉनमी तो बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो ग्रोथ करने के साथ साथ चीज़ें भी ग्रो करेगी। तो अच्छी बात है कि जो कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनी है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, वो सब बेहतर करेगा। तो देश में ग्रोथ तो है। और इस समय क्या है कि पूरा दुनिया का शेयर बाज़ार भागा है, सिर्फ अपना शेयर बाज़ार नहीं भागा, जो 1 साल से रुका हुआ है। तो यहाँ शेयर बाज़ार में ग्रोथ देखा जा रहा है और लंबे समय के लिए मुझे लगता है शेयर बाज़ार बहुत ही शानदार रहेगा। इसलिए जब हम पोर्टफोलियो भी बोल रहे हैं तो हम ये नहीं बोला आपको कि 60% गोल्ड सिल्वर रखिए, 60% शेयर बाज़ार बोला, शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ जो भी है, 20% गोल्ड सिल्वर रखिए, तमाम कहानियों के बावजूद भी। क्योंकि शेयर बाज़ार में अच्छा अगर शेयर्स चुनेंगे आप, बेहतरीन शेयर्स चुनेंगे, वो आपको रिटर्न ठीक ठाक देता है। उसमें चुनने का तरीका सबसे अहम होता है। और भाव जो होता है ना, गुजराती लोग कहते हैं ना कि भाव भगवान होता है, तो भाव सबसे बड़ा वो जो है असली चीज़ है कि आप एक ही शेयर 52 वीक हाई होता है और 52 वीक लो होता है, और दोनों के बीच में 10 से 20% का गैप होता है। तो आप कहाँ खरीद रहे हैं? अगर आपने मान लीजिए कोई ए शेयर है, उसको आपने खरीदा 100 रुपये में और आप किसी ने खरीदा 120 रुपये में, शेयर तो वही खरीदा लेकिन 20% का फ़र्क आ गया। तो इसलिए भाव पे आपको खरीदना होता है, तो वो सबसे बड़ा ट्रिक है। मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि आपने कहा कि इतने करोड़ लोग हैं कि हम खाली खाना भी अगर खाएंगे तो भी इकोनॉमी को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इकोनॉमी हमारी बड़ी बढ़िया चलेगी, लेकिन हमने देखा कि 24 और 25 में शेयर मार्केट ने रिटर्न दिया ही नहीं। बहुत से लोग जो फोमो का शिकार थे पेंडेमिक के बाद, जिन्हें ये लगा कि हमसे तो कुछ मिस हो गया और चलो अब मार्केट में घुसें, 24 में 25 में जो भी मार्केट्स में घुसा वो किसी भी फंड में गया, वो लार्ज कैप में गया, स्मॉल कैप में गया, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। गोल्ड एंड सिल्वर ने फ़ायदा दिया। तो ये जो 24 और 25 का रिटर्न है, ऐसे ही आप आगे देख रहे हैं या 26, 27, 28 में शेयर मार्केट आपको बहुत अच्छा करता दिखाई दे रहा है? नहीं, शेयर बाज़ार के साथ क्या होगा कि जब वो भाग रहा था 2024 में, तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे चला गया था। तो उस समय जो 26 सितंबर के आसपास उसने पीक बनाया था, उसके बाद से फिर गिरावट आई। तो उस समय क्या होता है कि कंपनी का वैल्यूएशन होता है, तो वही बोला ना कि कोई महंगा खरीद रहे हो कि सस्ता खरीद रहे हो। तो उस समय लोग फोमो का शिकार हो गए, जमकर खरीदने लगे, ऊपर ज़्यादा चला गया। तो कंपनी का रिजल्ट जो है उस तरीके से नहीं था, वहाँ थम जाना चाहिए था। अब एक मैंने वीडियो बनाया था 27 सितंबर 2024 को, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था। उसमें ये बताया था कि जो है शेयर बाज़ार अब यहाँ FIs की जमकर बिकवाली होगी और भागेगा, और उसके बाद से मार्केट गिरना शुरू हुआ। तो वो था कि, और उस दिन जैसे लोग खरीदारी कर रहे थे, पिक पे था ना, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे वो बिकवाली कर रहे थे, जो बेच रहे थे। मैं भी बेचा था, मैंने भी 60% अपना शेयर बेच दिया था उस दिन तक। हाँ। तो ये था कि उसमें जो है आपको जो है ऊपर जब खरीद लिए महंगा कर दिया, क्योंकि उनको फ़ायदा उठाता है ना, जो प्लेयर जो खेलते हैं, प्लेयर जो लेके जाते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है। अब मान लीजिए हाई पे लेकर गया, अब सस्ते में जो खरीदा, हमें तो फ़ायदा हो गया, जो बाकी लोगों को फ़ायदा हो गया, और फंस गए आम निवेशक।
तो इसलिए आम निवेशक को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, फोमो का शिकार नहीं होना चाहिए। और ये जो मार्केट है 1 साल से बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है, तो क्या बोलते हैं, जितना जो ऊपर चढ़ा था उसको इसने सेचुरेट कर दिया। अब मार्केट तैयार है ऊपर जाने के लिए, लेकिन आने वाले समय में शेयर बाजार बहुत अच्छा करेगा, अपना शेयर बाजार, क्योंकि इकॉनमी धीरे धीरे, हम लोग ग्रोइंग इकॉनमी है। जो एक समय चाइना का कंडीशन था वही कंडीशन हमारे यहाँ है, तो वो बेहतर करेगा। और हमारे पास जो है कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है वो 82 के आसपास है, तो उस तरीके से, हालांकि सेंट्रल का तो 58 के आसपास है, अगर स्टेट वगैरह मिला दे तो 82 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा कर्ज हम लोग लिए नहीं हैं, तो वो एक फेवरेबल पोजीशन है। हालांकि इसमें जनता की राय अलग अलग आ जाएगी, कोई बोल देंगे कि मोदी का भाषा बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे, हम इकोनॉमी की भाषा बोल रहे हैं। हाँ। तो जो है हम लोग तो न्यूट्रल आदमी हैं, तो जो चीज़ें दिख रही है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। मैं कितना परसेंट एक्सपेक्ट करूं मार्केट से मुझे मिले, और कितना परसेंट एक्सपेक्ट करूं कि मुझे सोना और चांदी से मिले? ये इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हमने पैसा लगाया है तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हमारी हो जाए, और सबसे ज़्यादा हमारे ही शेयर भागे, या जब हमने ख़रीदा उसके बाद सोना और चांदी हमेशा ऊपर को ही जाए। तो आपकी सलाह क्या रहती है, या आपको लगता है इतना परसेंट रिटर्न तो मिलना ही चाहिए? 14%। 14% रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न। 14% से अगर ऊपर मिल गया तो ठीक है, आप लक्की आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। जो है अब म्यूचुअल फंड 22% दे देते हैं, जो भी है, लेकिन अच्छी बात है वो दे रहे हैं। लेकिन 14%, बिल्कुल 14% से नीचे अगर आपको मिल रहा है, हाँ। तो फिर आप सोचिए कि आपके इन्वेस्टर में कहीं गड़बड़ी है। 14% एक लक्ष्मण रेखा है, उसके ऊपर अगर आपको मिल रहा है तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आपको 30% कोई दे रहा है तो वहाँ शक की निगाह से देखिए, चूँकि इसमें रखिए कि 14 से 15% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो बहुत शानदार रिटर्न होता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो जो वारेन बफे साहब का भी 16 या 17% का ही रिटर्न है, जो पूरे जीवन भर का जो रिटर्न है। तो यहाँ एक श्री पीटर लिंच साहब जो थे वो 33% या 29% का रिटर्न निकाले थे, लेकिन वो 14 साल ही मार्केट में रहे थे। अगर वो ज़्यादा दिन रह जाते मार्केट में तो उनका भी रिटर्न जो है गिरकर 14% के आसपास आया था, 14-15। तो यही चीज़ होता है 14%। अच्छा, दूसरा ये होता है ना कि आप जो सोचते हैं कि हमने 30% 40% कमा लिया, हाँ। अभी के बाज़ार में, तो आप अभी कमा लिए, लेकिन क्या होता है कि आप लंबे समय के लिए नहीं कमा पाएंगे, लंबे समय में कम जाएगा, क्योंकि आपकी आदत ख़राब हो गई। आपकी आदत 40% वाली आ गई, तो आप 40% के तलाश में रहोगे आगे से। तो जब 40% के तलाश में रहोगे तो जो 40% जो आप कमाए थे वो मार्केट आपसे ले लेगा। तो ये जो आदमी, जो अभी जो नए लोग जो आते हैं ना, जिनमें धैर्य नहीं है, वो सब जो है आप देखते हैं, वो रामदेव अग्रवाल को सुनिएगा ना, कितना शानदार बात बोलते हैं, अनुभव झलकता रहता है उन लोगों में, हाँ। उन लोगों की बातों में। तो क्या होता है कि आप जो उछल कूद करेंगे, आप तो स्मार्ट समझते हैं, लेकिन मार्केट जो है वो आपसे खींच लेता है। तो इसलिए 14-15% लाइए और रेगुलर 14-15% रहे। और कोई फंड आपको 20% दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए गिफ्ट है। लेकिन फंड में भी उसका 10 साल का आपको देखना है, ये नहीं कि 3 साल का आपने उसका देख लिया क्या रिटर्न है। 10 साल जो पुराना फंड है उसका रिटर्न देखिए। स्मॉल कैप मिड कैप में शायद 10 साल वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मैक्सिमम होगा उसका आपको रिटर्न देख लेना है, और उसके हिसाब से फिर फंड का सिलेक्शन करना है। तो ये भी अहम बात होती है उसमें, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है 40% तो कितने लोग ही होते होंगे जो वहाँ तक पहुँच पाते होंगे। मुझे कमेंट करके बताओ, कभी भी, मैं तो कभी भी बोल रही हूँ कि वंस इन अ ब्लू मून भी क्या आपने 40% लॉन्ग रन में, लॉन्ग तो नहीं बट मुझे लगता है 2-3 साल में क्या आपने 40% रिटर्न कभी कमाया है किसी शेयर में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और सर, आपने 40% रिटर्न लिया है कभी? मैं तो 40% तक रुकता ही नहीं हूँ ना। 30%? ये भी बहुत हाई है। नहीं, उसने भी नहीं, मैं 15-16% तक ही रहता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ओके। मैं तो वो डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। अच्छा, मिल रहा है तब भी नहीं तोड़ना है? नहीं, मिलने ही नहीं देता हूँ, उससे पहले निकल जाता हूँ मैं। ओके। तो बाद में ऐसा नहीं लगता कि अरे यार ये तो नहीं, गलती हो गई, अभी देखिए, मैं तो बहुत बीच में निकल गया? एक शेयर था, बहुत शानदार कर रहा था, उसका सेटअप किया हुआ था मैंने कि इसको इस पोजीशन पर निकाल दूंगा। उसको मैंने लिया था, छोटे समय के लिए लिया था, लंबे समय के लिए तो अलग कहानी होती है। जब वो शेयर आया उस पोजीशन पे, तो उस दिन उसके हम पूरे चार्ट को देख रहे थे, तो मुझे लगा कि ये अभी सुपर बुल रन पे आ गया है, यहाँ से ये कम से कम 15% और ऊपर उछलेगा। लेकिन हमने वहाँ पे अपना लगाया हुआ था कि इस पोजीशन पे हमको काटना है, ये पोजीशन चाहिए, उस पोजीशन पे मैंने काट दिया उसको। उसके ऊपर, जबकि मुझे मालूम था कि ये 15% भागेगा, और वही हुआ, 15% ऊपर जाने के बाद वो फिर नीचे लौटा।
लेकिन मैंने बोला कि एक बार अगर मैंने इसको नहीं किया तो मेरा जीवन भर का डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये एक टेस्ट दे देगा, ब्लड टेस्ट दे देगा, और इस टेस्ट के चक्कर में क्या होगा कि दूसरे शेयर में हम फ्री चांस लेंगे और मार्केट कोई जो है आपको लेने देगा ही नहीं, मार्केट आपसे ले लेगा वापस। अब हम लोग राकेश झुंझुनवाला तो है नहीं, हाँ। जो है ना, वो स्मार्ट आदमी थे, हालांकि उसके भी शेयर फंसते हैं, उनका भी पैसा फंसता है, लेकिन वो स्मार्ट आदमी थे। अच्छा, उनका एक जो फार्मूला रहता था वो बड़ा बेहतरीन फार्मूला रहता था, वो कंपनी के शेयर से पूरे कंपनी का वैल्यू चेक करते थे कि भाई पता चला कि जो कंपनी का वैल्यू है वो ज़्यादा है और शेयर्स का वैल्यू कम हो गया तो उसमें लगा देते थे। तो वो एक बड़ा बेहतरीन तरीका है, लेकिन जो बड़ा पैसा लगाते थे तो अलग कहानी है उसकी। निवेश के लिए तो मोस्टली हमें लॉन्ग रन में ही बने रहना होता है। अब मुझे आप फिर इसके साथ ये भी बताएं कि क्या 25 की उम्र की स्ट्रैटेजी अलग होती है, 35 की स्ट्रैटेजी अलग होती है, 45 की क्या स्ट्रैटेजी अलग होती है? क्या 45 वाला आदमी भी 14% रिटर्न ही एक्सपेक्ट करे, 25 वाला भी 14% ही एक्सपेक्ट करे? देखिए क्या 14% बेस लाइन बताया, अब हाँ। उसके ऊपर मिल जाए आपको तो अच्छी बात है, लेकिन आप ना उसके चक्कर में 30-40% के चक्कर में क्या होता है, लोग ना छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स ले लेते हैं, हाँ। कि 10 रुपये का है, 40 रुपये हो जाएगा, वो आपके पैसे को खा जाता है या आपके पैसे को फंसा जाता है। लोग तो सोचते हैं कितना लग ही रहा है, हाँ, उतना तो हम सोच हाँ, लेंगे कि ले हम बस चलो पार्टी कर लें। हाँ, यही ना गड़बड़ है। इसी तरीके से, और अच्छा दूसरा क्या होता है कि आप देखिएगा, बड़ा मेरे को सरप्राइज होता है देख देख कर किसी शेयर्स में। अब एक कंपनी आया, कोई उसका नाम मैं भूल गया, कि वो पहला एआई कंपनी है इंडिया का, उस कंपनी का शेयर जो है 5,500% ऊपर बढ़ गया। अब वो कंपनी की तरफ से भी बोला जा रहा है भैया पैसे मत लगाओ, हम नहीं हैं, अभी हमारे पास 2 ही स्टाफ है। सेबी कह रही है कि 2 स्टाफ है, और लोग उसमें लगाए जा रहे हैं पागलों की तरह। अब क्या हुआ कि वो उल्टा फ्रीज होने लगा, हाँ। तो सबके पैसे गए फंस। अब जो भी पैसा फंसा, अगर 10,000 भी फंसा, 20,000 भी फंसा, पैसा तो फंस ही रहा है। हाँ। वो एक माइंडसेट है, उसमें उसको चेंज करना होगा। और ऐसे ही सेबी की तरफ से पहले आपसे ये भी रिक्वेस्ट की गई थी कि पेटीएम ऐप जैसे जितने ऐप हैं उनसे डिजिटल गोल्ड आप मत खरीदिए, बावजूद इसके लोग खरीद रहे हैं। और क्लियरली सेबी का स्टेटमेंट था कि ये इन ऐप्स को या इन कंपनीज को अगर कल दिन कुछ हो गया तो फिर ये हमारी रेगुलेशन के बाहर की चीज़ है, बट एनीवेज लोग खरीद रहे हैं। सर मैं चाहती हूँ जाते जाते आप मुझे ये बताएं कि अमीरों की माइंडसेट जिसकी आप पहले बात कर रहे थे वो क्या होता है, और फिर उस पे चल के क्या मैं अमीर बन सकती हूँ? हाँ, वो मैं बताने से पहले डिजिटल गोल्ड का आपने जिक्र किया तो मैं बता दूं कि डिजिटल गोल्ड को लेकर गोल्ड काउंसिल जो है एक जो है अभी प्रोजेक्ट लाया है, वो लंदन के बुलियन मार्केट पे लाया जाएगा। हाँ। उसमें गोल्ड, डिजिटल गोल्ड को खरीदने के लिए वो कर रहे हैं। डिजिटल गोल्ड में जैसे कि बिटकॉइन में आप खरीदते हैं ना कि 6 टुकड़ों तक खरीद सकते हैं, फ्रैक्शन 6 पे, उसी तरीके से आप इसमें भी जो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी अप्रूव नहीं हुआ है, वो प्रोजेक्ट के तौर पे लाया गया है। लेकिन उसके पहले जो डिजिटल गोल्ड आ गए, भाई लोग जो लेकर आ गए, तो वो एक तरीके से उससे बचना चाहिए। जब जो गोल्ड काउंसिल ऑफ वर्ल्ड जो है वो अगर उसको अप्रूव कर देती है, उसके बाद से फिर जब हो जाएगा तो फिर वो लीगल वे में होगा, तो वो चीज़ होता है। दूसरा, रिच का जो है वो तो माइंडसेट तो होता ही है उनकी। अब उनके इन्वेस्टमेंट से जो है, देखिए इन्वेस्ट कर के कोई बहुत धनी, मतलब सुपर रिच तो नहीं बन सकता है ना, मतलब धनी बन सकता है, जो है अपर मिडिल क्लास में जा सकता है, अच्छे पैसे हो सकते हैं। लेकिन जो रिच बनने के लिए तो आपको, बट नेचुरल सी बात है कि बिजनेस से ही होता है वो तो, उसके लिए तो बगैर, मतलब सैलरी वाला क्लास का एक आदमी जो है, जो भी अगर धनी बनता है तो एक लेवल तक धनी बन सकता है। रिच का जो स्टार्टिंग लेवल होता है उस पर आ सकता है। हाँ। उससे ज़्यादा कमाने के लिए तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि बहुत से रिच लोग मेरे दोस्त हैं, उन लोग के सोच में ना शो ऑफ नहीं है। जैसे कि जो यहाँ शो ऑफ होता है, लोगों में दिखाने के लिए जो खर्च कर देते हैं, वो दिखावट वाला खर्च उसके पास नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि वो पैसे से पैसे बढ़ाना जानते हैं। उनको लगता है कि जो हमें पैसे से बढ़ाना, जैसा कि हमने आपको बताया है कि कार को लेकर ही, कि भाई वो अगर उसके पास मान लीजिए कि वो जो है लुई विताओ का बैग भी खरीद रहा है तो वो 100 करोड़ के आसपास का है, तो वो खरीद रहा है। लेकिन यहाँ मिडिल क्लास वाले सब वो खरीद लेते हैं जाकर। तो आप चूँकि दिखाने के लिए, चूँकि उस ब्रांड को आपको कैरी करना है, तो उसमें जो है वो आपको पीछे लेकर जाता है। तो ये जो है रिच क्लास के साथ है कि वो धनी बन चुके हैं, तो जो खर्च उसका दिखावा, उसकी नकल मत कीजिए, उसके सोच का जरूर नकल कीजिए कि उसका सोच क्या शानदार है, किस तरीके से वो आदमी गरीब से अमीर बना,
उसकी सोच डिफरेंट आती है, तो ये है। बहुत शानदार। और मेरा टेक अवे तो अब लास्ट की आपकी यही बात है कि आपको धनी आदमी की सोच कॉपी करनी है, धनी आदमी की लाइफस्टाइल कॉपी नहीं करनी है, तो शायद आप भी अमीर बन सकते हैं। और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपका इस पॉडकास्ट से क्या टेक अवे है, आप अमीर बनने के लिए क्या करते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है उत्पल सर के साथ तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात होगी तो उन सवालों को हम सर से ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपने निवेश कैसे करें, रईस कैसे बने, गोल्ड एंड सिल्वर से लेके वर्ल्ड मार्केट तक के बारे में हमें समझाया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।